कंपनी लॉ के एग्जाम में जो बेस्ट चीज होती है ना वो ये है कि बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने को नहीं आता, इस सेक्शन के बारे में पूरा लिख दो। इसमें क्या होता है, बढ़िया से केस स्टडीज आते हैं। ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए कि स्कोरिंग होते हैं अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज है कंपनी लॉ की तो। और भाई साहब ये स्कोरिंग नहीं रह जाते अगर आपको नहीं लॉ का पेपर ठीक से नहीं पढ़ा। इसलिए पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ठीक से पढ़ना, आंसर्स को समझना बहुत जरूरी है। हमने अपने चैनल पे ये सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हमने जून 2022 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था आईसीएसआई का, उसको हम डिकोड कर रहे हैं और उसके आंसर्स यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसी सीरीज की ये थर्ड वीडियो है। आपको पिछली दो वीडियोस भी, पहले की दो वीडियोस भी हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम क्वेश्चन नंबर 2A सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप पहली बार पेपर देने वाले हैं सीएस का तो आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 और 2A में चॉइस आती है, दो में से कोई एक करना होता है। और जो पहले देख चुके हैं उन्हें तो ये पता ही है। तो चलिए देखते हैं। ये बड़ा ही अच्छा आसान क्वेश्चन था, मैं तो क्वेश्चन बड़ा मजा आ गया, मेरे को लगा तो बिल्कुल स्कोरिंग है, 15 नंबर आपके। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन पहला पार्ट क्या पूछा गया, श्याम वॉज अपॉइंटेड एट स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ राम लिमिटेड। श्याम जो है राम लिमिटेड में स्टैट्यूटरी ऑडिटर बना था। कब बना था, एजीएम में बना था। लेकिन क्या वो 2 महीने बाद ही उसको लगा यार नहीं मेरे को यहाँ नहीं काम करना, मेरे को तो अपनी खुद की प्रैक्टिस करनी है, और अपनी प्रैक्टिस नहीं करनी, प्रैक्टिस बंद करके एक कंपनी ज्वाइन करनी है। अब आप बताइए कि राम लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा इस सारे केस के अंदर। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि एजीएम के ठीक 2 महीने बाद ही उसने काम छोड़ दिया है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं रहना चाहता। तो ये केस किसका है, कैजुअल वैकेंसी का। यहाँ पे क्या है, कैजुअल वैकेंसी आ गया। कैजुअल वैकेंसी में क्या होता है, अब ऑब्वियसली बात है कि 2 महीने में हम एजीएम तो करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो ही एक नया जो है सीए अपॉइंट कर लेंगे एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। चलिए आइए देखते हैं इसको लीगल लैंग्वेज में कैसे इंस्टीट्यूट ने बताया है, क्या लिखना था। चलिए तो हम देख रहे हैं कि एनी वैकेंसी अराइजिंग, इंस्टीट्यूट भी यही बता रही है कि अगर कोई भी ऐसी वैकेंसी होती है जो कब होती है, फॉर एनी रीजन एक्सेप्ट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, यानी टर्म खत्म होने से पहले ही होगी, तो उसको क्या कहेंगे, कैजुअल वैकेंसी, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस केस में सेक्शन 139 सब सेक्शन ए ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे मैंने आपको बताई पहले कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों करेंगे भैया, एजीएम बनाने का समय ही नहीं, अभी 2 महीने पहले तो करिए। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर दी गई है कि आप क्या करें, नया ऑडिटर अपॉइंट कर लीजिए, कितने दिन में, 30 दिन। ठीक है जी, तो 30 दिन के अंदर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, अगर क्या, अब इसमें आगे क्या दिया गया है, इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी अकर्ड ड्यू टू रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, सच अपॉइंटमेंट शैल बी अप्रूव्ड बाय जनरल मीटिंग कन्वेड विद इन 3 months। ठीक है जी, तो क्या करना पड़ेगा जी, इस अपॉइंटमेंट के 3 महीने के अंदर आपको दोबारा से जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी। अब यहीं पे रुक के मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, कई स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में लिख देते हैं कि दोबारा एजीएम बुलानी पड़ेगी। नहीं भाई साहब, एजीएम का मतलब क्या होता है, एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, सिर्फ वंस इन अ ईयर होती है भाई साहब। तो हम एजीएम नहीं बुलाएंगे, हम ईजीएम बुलाएंगे। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे एजीएम लिखने की सोच रहे थे 3 महीने में करनी पड़ेगी, तो वो आंसर मैं आपको अभी बता दूं गलत हो जाएगा, आपके उल्टा नंबर कट जाएंगे। ठीक है जी, फर्दर हमारे इस सेक्शन में क्या दिया हुआ है कि ये जो अपॉइंटमेंट होगी ये कैसे होगी, ये उन्हीं रिकमेंडेशन पे होगी जो ऑडिट कमेटी ने दी है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी, उसी के ऊपर हम ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, हमेशा ऐसे ही करते हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब अब जो नया ऑडिटर हमने बनाया है वो कब तक अपनी वो कर सकता है, इसको होल्ड कर सकता है अगले अगली एनुअल जनरल मीटिंग तक, जहां हम शेयर होल्डर से यानी मेंबर से अप्रूव ना करा ले कि भाई नया ऑडिटर कौन होगा। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, रिटर्न कंसर्न चाहिए होगी उसकी। ठीक है जी, सर्टिफिकेट चाहिए होगा उसका। ठीक है जी, जिसके अंदर लिखा होगा कि हमने जो भी कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड है कहाँ पे होती है जी, रूल 4 में होती है, कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स के, ये सबको सेटिस्फाई करती है। ये सिंपल सी बातें हैं जो हम नॉर्मली पढ़ते रहे। ठीक है ना जी। हाँ, अब जो एक इंपॉर्टेंट बात वो है, वो ये है कि डिजाइन जो करेगा ऑडिटर उसके लिए हम क्या करेंगे, एडीटी 4 को फाइल करेंगे। ठीक है जी, और अब जो नया है, जो नया हमने अपॉइंट किया है उसको किस में करेंगे, एडीटी 1 में करेंगे। कितने दिन में जी, 15 दिन के अंदर हमें ये करना होता है, सिंपल सी बात।
ठीक है सर, फटाफट इस आंसर को दोबारा से समझ लेते हैं कि हमने क्या करना है। 3 महीने के 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नए सीए को अपॉइंट कर लेंगे ऑडिटर के लिए। ये जो अपॉइंटमेंट है इसको 3 महीने के अंदर ईजीएम में, एजीएम में नहीं, ईजीएम के अंदर अप्रूव करा लेंगे। ये जो अपॉइंटमेंट होगी ये रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी के ऊपर, रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी से अप्रूव्ड होगी। ठीक है, इसके बाद हम एडीटी 3 उसके रेजिग्नेशन के लिए फाइल कर देंगे, जो पुराना सी है और जो छोड़ के जा रहा है, और एडीटी 1 अपॉइंट कर देंगे, फाइल कर देंगे नए के लिए। एज सिंपल एज दैट। 3 नंबर बिल्कुल आपके, अगर इतनी सी बात आपको पता थी तो। चलिए आगे चलते हैं 2A पे। 2A का सेकेंड पार्ट। सर ये जो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था ना, मैं कहा भाई अगर किसी ने ये अटेंड नहीं किया ना तो बिल्कुल बेकार है। 3 नंबर पूरे आपके हैं अगर आपको सिंपल सी बात पता है। हम ये भी नहीं पढ़ेंगे गाइडलाइंस क्या कहती हैं, अब हम आपको सिंपल बता दें इसका आंसर है क्या। इसमें सिंपल सी बात लिखी है, बता दो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्या ये जो 3 नाम दिए हुए हैं, टॉनी, पार्टनरशिप फर्म और अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, क्या ये किसी भी कंपनी के मेंबर बन सकते हैं? मेंबर मतलब शेयर होल्डर बन सकते हैं, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए लिख दिया कि वो कंपनी क्या करती है, स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है। कुछ भी करती हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंबर बन सकते हैं या नहीं बन सकते ये बताना है। तो सबसे पहले है प्रॉनी। प्रॉनी कौन होता है? जिसके पास हमारे शेयर्स हमने रखे हुए हैं, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी रखे हुए हैं। ठीक है जी, प्रॉनी के पास गए हुए हैं। ठीक है जी, तो प्रॉनी क्या कर सकता है, वो शेयर्स को अपने पास रखता है कुछ समय के लिए एज अ सिक्योरिटी, किसी लोन के अगेंस्ट या कोई जो पर्टिकुलर डील हुई है उसके अगेंस्ट हमने रखे हुए हैं। तो प्रॉनी क्या है? प्रॉनी बेसिकली क्या है, उसके बाद जो शेयर्स पड़े हैं, ठीक है ना, वो उसके बाद एज अ सिक्योरिटी पड़े हैं, एज अ सिक्योरिटी पड़े हैं। तो क्योंकि एज अ सिक्योरिटी पड़े हैं तो प्रॉनी इज नॉट अ रियल ओनर ऑफ द सिक्योरिटी। रियल ओनर नहीं है इन शेयर्स के भाई साहब। वो जब ओनर है ही नहीं शेयर का वो, तो वो मेंबर कैसे बन सकता है? एज सिंपल एज दैट। तो प्रॉनी तो जो है हमारा मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है जी, मेंबर मतलब क्या होता है, दोबारा बता रहा हूं, मेंबर इज द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर जिसका नाम इन द रजिस्टर ऑफ शेयर, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आ जाए। ठीक है जी, तो भले ही शेयर्स प्रॉनी के पास पड़े हैं, उसके जो भी राइट्स शेयर्स के साथ अटैच है, जो कि किसको मिलते हैं जी, मेंबर को मिलते हैं। वो राइट्स क्या हो सकते हैं? मे बी वो राइट्स हो सकते हैं वोटिंग के, मे बी वो राइट हो सकता है डिविडेंड का। तो डिविडेंड किसको मिलेगा भाई साहब? उसी को मिलेगा जिसका नाम कहां पे है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है। वो कौन है भाई साहब? वो है जिसके वो शेयर्स एक्चुअल में है, ना कि प्रॉनी के। सिंपल। दूसरा पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है जी? वो होती है वो जो होती है पार्टनरशिप फर्म क्या होती है सर? वो जो है अब रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। लॉ में कहीं पे भी पार्टनरशिप फर्म को पर्सन की डेफिनेशन नहीं दी गई, जैसा कि कंपनी को दी जाती है। ठीक है जी, अब क्योंकि वो लीगल पर्सन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारी मेंबर नहीं बन सकती। एज सिंपल एज दैट। 2 नंबर डन हो गए भाई साहब, इतनी सी बात की, अगर आपको ये दोनों बातें पता थी तो। तीसरी आती थी अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। तो सर अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन भी क्या है? शेयर होल्डर यानी कि मेंबर नहीं बन सकती। आई नो पिछले साल ही क्वेश्चन आया था जिसके अंदर ये बताया गया था कि भैया ट्रेड यूनियन को भी शेयर्स मिल सकते हैं, वो भी हमारे एम्प्लॉई है, वो भी समथिंग लाइक दैट। कब मिल सकते हैं? जब वो रजिस्टर्ड हो। ओनली अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन बी अ मेंबर। ठीक है जी, रजिस्टर्ड होगी तो बन सकती है, क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड है तभी तो पर्सन की डेफिनेशन में आती है ना, देन ओनली इट्स अ जुडिशियल पर्सन। अभी वो जुडिशियल पर्सन है ही नहीं, नहीं है तो इसका मतलब वो शेयर होल्डर नहीं बन सकती। एज सिंपल एज दैट। शेयर होल्डर मतलब मेंबर नहीं बन सकती, उसका नाम रजिस्टर्ड मेंबर में नहीं लिखा जा सकता। एज सिंपल एज दैट। अगर आपको ये तीनों पॉइंट्स बता दे तो 3 नंबर आपके। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सबसे स्कोरिंग क्वेश्चन था इस अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर का। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, अभी बचे हुए 2 पार्ट्स भी हैं, वो इससे भी ज्यादा आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन पार्ट पढ़ते हैं। सीता
Limited intend to issue sweat equity shares to its employee for non-cash consideration. Managing director believes that the sweat equity shares can be issued for consideration received in cash only. अब ये देखिए कितनी मजेदार क्वेश्चन है। अगर आपने वाकई स्वेट इक्विटी शेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? वो शेयर्स जो एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं इन एक्सचेंज ऑफ नो हाउ, जो हम उनसे नो हाउ लेते हैं उसके बदले हम उन्हें स्वेट इक्विटी शेयर्स या स्वेट इक्विटी शेयर्स का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। अब ऑब्वियसली बात है अगर नो हाउ के बदले दे रहे हैं तो उसमें कैश कहां से आए, है ना। और यहाँ पे डायरेक्टर ये पूछ रहा है कि भाई ये तो आप गलत कह रहे हो, बिना कैश के कैसे मिल सकता है, नॉन कैश कंसिडरेशन में नहीं देंगे। ठीक है जी। बस ये सिंपल सा है जी। ये बात अगर आप जानते हैं तो 3 नंबर आपको मिल जाएगी। मैंने आपको आंसर तो ऑलरेडी बता दिया, लेकिन चलो एक बार देख लेते हैं इसको फॉर्मली कैसे लिखते हैं। चलिए तो फॉर्मली पढ़ लेते हैं। क्या है? सेक्शन नंबर है जी 2 सब सेक्शन 88 कंपनीज एक्ट। ठीक है जी। हम सबको पता ही है सेक्शन 2 क्या होता है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं है, इसका इस पेपर से लेना देना नहीं है। सेक्शन 2 क्या होता है? डेफिनेशन क्लॉज होता है। सभी एक्ट्स के अंदर ज्यादातर डेफिनेशंस सेक्शन 2 में लिखी होती है। ठीक है जी। वो क्या कहते हैं? स्वेट सॉरी, ये शेयर सेक्शन क्या कहते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर मींस सच इक्विटी शेयर एज आर इश्यूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन। ठीक है जी। यानी हम चाहे तो पैसे ले भी सकते हैं, चाहे तो ना भी ले। ठीक है। अदर देन कैश, देखा जी बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है जी, कैश के अलावा हम उनसे कंसिडरेशन लेते हैं फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और वैल्यू एडिशन। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि एक साइंटिस्ट ने एक रिसर्च करी जिसके ऊपर उसको क्या मिला? पेटेंट मिल गया। ठीक है जी। अब ये जो पेटेंट है ये हमारी कंपनी यूज करना चाहती है, तो इसके लिए क्या देना पड़ेगा? फीस देनी पड़ेगी। अब हमने कहा फीस तो अभी है नहीं भाई, जब आएगी रॉयल्टी ले लियो। रॉयल्टी कैसे मिलेगी जी? रॉयल्टी उन्होंने दे दी इन फॉर्म ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर्स दे दिए। ठीक है जी। उसको शेयर होल्डर बना दिया। अच्छा यार शेयर ले लिया, कंपनी भी कमाती रहेगी, तू भी कमाता रहियो। ठीक है जी। तो ये जो शेयर की वैल्यू थी ये मे भी इसके बराबर भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, डिस्काउंट पे भी हो सकती है। ठीक है जी। तो ये जो शेयर इश्यू किए गए इसको कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसके अलावा भी कई तरीके के स्वेट इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली किस लिए मिलते हैं? नो हाउ के लिए। तो सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट परमिट्स इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी इन रिकॉग्नाइजेशन फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ एक्सेट्रा। द कंपनी में इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर एट अ डिस्काउंट। वो चाहे तो डिस्काउंट पे दे दें, वो कहे अच्छा नहीं भाई बनते तो ज्यादा के आप इतने में ले लो। और फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो चाहे तो कैश के अलावा भी किसी कंसिडरेशन में देते हैं। वो अदर कंसिडरेशन क्या है? ऑब्वियसली नो हाउ प्रोवाइड करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि जैसे पेटेंट है, जैसे कॉपीराइट है, जैसे ट्रेडमार्क है, ये प्रोवाइड करना। ठीक है जी। बस इतना ही दिया है कंपनी को। हालांकि ये करने के लिए क्या चाहिए? मेंबर्स की कंसल्टेशन, कंसेंट चाहिए। कब चाहिए? जनरल मीटिंग। तो सिंपल बात है जी, मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि कह रहा था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो गलत कह रहा है। एज सिंपल एज दैट। जैसे अगर सबसे आसान क्वेश्चन इस इस पूरे अटेम्प्ट का था ये क्वेश्चन 2A, तो अगर आप में से किसी ने ये अटेम्प्ट नहीं किया था या सोच रहे थे कि यार इसको स्किप कर देते हैं, वो गलत सोच रहे हैं, 15 नंबर बड़े आराम से इस क्वेश्चन में मिल सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या लिखा है? एवी लिमिटेड का स्टेटस बताओ। कब? अगर टीवी लिमिटेड ने 10 में से 6 डायरेक्टर अपॉइंट कर रखे हैं जी एवी लिमिटेड के बोर्ड पे। ठीक है जी। जो अपनी कोई डिस्क्रिप्शन पावर की वजह से, तो बताओ जी टीवी लिमिटेड का स्टेटस क्या है? बहुत ही सिंपल है भाई साहब, मेरे को लगता है कि इसको ठीक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बताया था आपको। ठीक है जी। टीवी लिमिटेड क्या है? ये जो सॉरी एवी लिमिटेड क्या है? ये टीवी लिमिटेड की सब्सिडी है। सब्सिडी क्यों बनते हैं? जब हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स हो। ठीक है जी। मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स है तो आप होल्डिंग कंपनी है, सामने वाले आपके माइनॉरिटी है। या फिर मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स नहीं है तो दूसरा क्या तरीका होता है किसी भी कंपनी की होल्डिंग कंपनी बनने का? अगर आपके पास कुछ ऐसे राइट्स हो जिसकी वजह से आप मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड को कंट्रोल कर सकते हो, यानी ज्यादातर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके हैं तो
आप क्या है, उसकी होल्डिंग कंपनी है। तो बहुत सिंपल है जी, एवी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो टीवी लिमिटेड की, क्या है, सब्सिडी कंपनी है। अब एक चीज और यहां देख लेते हैं, लगे हाथों फटाफट हमें पता लग जाएगा, वो क्या, कि क्योंकि एवी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जबकि टीवी क्या है, लिमिटेड कंपनी यानी पब्लिक कंपनी है। तो क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस पब्लिक कंपनी की, टीवी लिमिटेड की सब्सिडी है, तो यहां पे एवी प्राइवेट लिमिटेड का स्टेटस क्या है कि एवी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो डीम्ड पब्लिक कंपनी है। ठीक है जी, डीम्ड पब्लिक कंपनी है, वो भी क्या है, टीवी लिमिटेड की सब्सिडी। एज सिंपल एज दैट। कोई ज्यादा सेक्शंस, कोई ज्यादा लॉ, कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, 3 नंबर बिल्कुल आपके, अगर आप इतनी बात जानते हैं और आप यहां लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी, 5वां पार्ट, और ये तो और भी आसान है। उन्होंने कहा भाई ये कंपनी है, इन्होंने क्या किया, कुछ डिवेंचर अलॉट किए 11 नवंबर को, और क्या किया जी, 20 नवंबर को उसकी एंट्री कर दी रजिस्टर में। कुछ शेयर्स को फोरफीट किया 15 नवंबर को, 20 नवंबर को उसकी भी एंट्री कर दी। कुछ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किए, वो उन्होंने 10 नवंबर को की, 24 नवंबर को उसकी भी एंट्री कर दिया। बस सिंपल बता दो कि एंट्रियां ठीक है या नहीं है, दैट्स एज सिंपल एज दैट। तो सर अगर आपने कंपनी लॉ भी थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि सेक्शन 5 ऑफ कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स क्या कहता है। वो ये कहता है कि ये जो सारी एंट्री है ना डिवेंचर और सिक्योरिटी रिलेटेड, ये होनी चाहिए 7 दिन के अंदर। अब आप देख लो जी, 11 नवंबर को हुआ था, आपने 20 को करा, तो कितने दिन लग गए जी, 9 दिन लग गए। तो 9 दिन है तो ये वैलिड है, नहीं है जी। 15 को हुआ था जी, आपने 20 में कर दिया तो 5 दिन हो गए, ये वैलिड है, ये है जी। 10 को हुआ था जी, आपने 24 करा तो 14 दिन लग गए, ये वैलिड है, नहीं है जी। तो ऑब्वियस सी बात है जी, कौन सा वैलिड है, ये वाला वैलिड है। दैट्स इट, बस इतना ही बताना है सर। ये बताने में 5 नंबर आपके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और आप जरूर चाहते होंगे बाकी क्वेश्चंस भी आपको जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम बचे हुए क्वेश्चंस जल्दी अपलोड करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। ग्रेस्पिट वेल।